गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलदस्ते, आप अपने ज़िंदगी में इतना कामयाब हो कि ज़िंदगी बीते हंसते 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 हंसते। जी हाँ साथियों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। जी हाँ साथियों, जहां से आपको सारे कुछ मिलने वाले हैं, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा इस चैनल से। तो आप हमारे ज्ञान बाजार चैनल को जाकर के अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सारा कुछ नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके लिए आप बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक कर दें। आज हम बात करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में आज हम बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, संख्या पद्धति से आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, या फिर एसएससी का हो, या फिर रेलवे का हो, या फिर बैंकिंग का हो, संख्या पद्धति से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, जिसमें से आज हम संख्या पद्धति का बेसिक नॉलेज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर संख्या पद्धति में वे सारे कौन सारे टर्म हैं, कौन सारे पद हैं, कौन सारे किस तरह के संख्याएं होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। या फिर आप क्लास 9 या 10 में हैं, या फिर और कोई क्लास में हैं, तो आपको भी इन सारे नंबर सिस्टम के बारे में, नंबर के क्या सिस्टम है, संख्याओं के सिस्टम, संख्या पद्धति के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। और आप 10 क्लास में हैं तो आपको भी ये जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। मतलब हम कह सकते हैं कि आप किसी भी क्लास में हैं तो आपको नंबर सिस्टम के इस मेथड को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम शुरू करेंगे संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति में सबसे पहले हम जानेंगे कि संख्याएं क्या होती है। संख्या क्या होगा, 0 1 2 3 4 कोई भी है तो ये हमारा संख्या होगा। यहाँ सबसे पहला है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कौन सी संख्या होती है, तो गिनती के वे सारे संख्याएं जो गिनती में उपयोग किए जाते हैं वो हमारे प्राकृत संख्या होती है। तो दोस्तों, आपने बचपन में जब छोटे क्लास में होंगे उस समय गिनती गिने होंगे, तो गिनती कहाँ से स्टार्ट होती थी, तो ये हमारा 1 से स्टार्ट होता था। 1 2 3 4 5 से लेकर के गिनती को हम बहुत आगे तक गिन सकते हैं। मतलब 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक, अनंत तक जो भी होगा काउंट, वो हमारा क्या होगा, गिनती होगा। और इसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। टेंशन नहीं लीजिएगा, आपको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपको हम बताने का कोशिश करेंगे। तो नेचुरल नंबर, काउंटिंग का वो नंबर जो हम काउंट करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या वे संख्या जो गिनती के संख्याएं हैं उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 से लेकर के अनंत तक जहां तक हम गिन सकते हैं, लाख करोड़, सारा क्या आएगा, हमारा प्राकृत संख्या में आ जाएगा। चलिए, प्राकृत संख्या को n से डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से हम डिनोट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा नेचुरल नंबर है, और नेचुरल फर्स्ट लेटर को डिनोट करें, फर्स्ट लेटर से ही इसको डिनोट किया जाता है। तो N से प्राकृत संख्या को N से डिनोट करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम जान लेते हैं दूसरा सम संख्या के बारे में। दोस्तों, प्राकृत संख्या तो हो गया हमारा 1 से शुरू होकर के अनंत तक, लेकिन उसमें से कुछ संख्या सम होगा और कुछ संख्या विषम होगा। तो सम संख्या हम किसको कहेंगे और विषम संख्या हम किसको कहेंगे, तो देखिए, जो 2 से भाग लग जाती है उसको हम सम संख्या कहते हैं। 2 से भाग लग जाएगा तो उसको हम सम संख्या कहेंगे। जैसे क्या आ जाएगा हमारा सम संख्या में, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 8 10 12 डॉट 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 क्या हो जाएगा हमारा, इत्यादि संख्याएं, बहुत सारे संख्याएं जो 2 से भाग लग जा रहा है, सीधा से समझेंगे 2 से भाग लग जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में इवन नंबर कहेंगे। इवन नंबर मतलब वैसी संख्या जिसको 2 से डिविजिबल हो, 2 से भाग लग रहा हो ना, 2 से भाज्य हो, भाज्य मतलब भाग लग जाए, ठीक है, तो वो हमारा कहाँ आ जाएगा, सम संख्या में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम बात करें कि 180 होगा क्या सम संख्या, तो होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ये 180 2 से पूरी तरह से भाग लग जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी संख्या, चाहे वो लाख करोड़ में हो, लेकिन वो 2 से भाग लग रहा हो तो वो हमारा सम संख्या होगा, इवन नंबर होगा, इवन नंबर्स होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, अच्छा, इसको हम ई से डिनोट करते हैं, इवन नंबर को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से, ई फॉर इवन, इसीलिए हम इसको कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। अगला है विषम संख्या। विषम संख्या को हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं कि वैसी संख्या
जो 2 से भागा नहीं लगे, जैसे यहाँ पे हमारा 3 क्या 2 से भागा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना। इसी तरह आ जाएगा 5 लगेगा क्या? नहीं लगेगा। फिर आ जाएगा 7 लगेगा क्या? नहीं होगा। फिर आ जाएगा 9, 2 से भागा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विषम संख्याएं हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया कि वैसी संख्या जो 2 से भाग नहीं लगता है या फिर 2 से भाज्य नहीं है, उस संख्या को हम विषम संख्या कहते हैं। और दूसरा कि वैसी संख्या जो सम संख्या ना हो, सम संख्या ना हो वो विषम संख्या ही होती है। जैसे हमने देखा कि प्राकृत संख्या में जो 2 से भागा लग जा रहा था उसको हम सम में रखें, लेकिन जो 2 से भागा नहीं लगेगा उसको हम विषम में रखेंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 के बाद 3 यहाँ पे सम में था क्या? नहीं था, तो यहाँ क्या होगा? विषम में हो जाएगा। 4 के बाद देखिए 4 सम में है, लेकिन 5 क्या है? नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये विषम में हो जाएगा। 6 सम में है लेकिन 7 यहाँ पे नहीं है, तो 7 क्या होगा? विषम होगा। फिर 8 है सम में, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 9 नहीं है तो 9 विषम हो जाएगा। तो यहाँ से हम 2 तरीके से इसको ये डिफाइन कर दिए कि सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड है, विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं है, या फिर वे संख्या जो सम नहीं है वो विषम संख्याएं होगी। चलिए इसको हम डिनोट करेंगे, विषम संख्या को वो से डिनोट करते हैं, तो वो बराबर क्या हो जाएगा? 3, 5, 7, 9, फिर आ जाएगा 11, 13, 15, इसी तरह से क्या होगा? बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ से ये चीज़ हम देख सकते हैं। चलिए अगला हम बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्ण संख्या, पूर्ण मतलब क्या होता है? सभी को शामिल कर लिया जाए। सभी को शामिल क्या करेंगे? यहाँ तो हम शामिल किए थे 1 से, तो यहाँ हमारा प्राकृत संख्या बना था, 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या प्राकृत संख्या। लेकिन उसमें से एक और संख्याएं आती है जिसमें 0 होता है ना। तो 0 को भी यदि हम शामिल कर दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा। 0 को शामिल कर दिए किसमें? प्राकृत संख्या में 0 को भी शामिल कर दिया जाए तो वो हमारा पूर्ण संख्या बन जाती है। तो प्राकृत संख्या क्या है भैया? 1, 2, 3, 4 है, पहले देख लें। 1, 2, 3, 4 से लेकर के अनंत तक को हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या कहेंगे। लेकिन इसमें हम 0 को शामिल करने जा रहे हैं। देखिए 0 को हम शामिल कर दिए और जैसे ही 0 को शामिल किए ये संख्या हमारा पूर्ण संख्या बन गया, मतलब पूर्ण हो गया। थोड़े से घट रहे थे, ये 0 घट रहे थे, लेकिन 0 को हमने शामिल कर दिया तो ये हमारा क्या बन गए? पूर्ण संख्या बन गए। वैसे तो प्राकृत संख्या था, लेकिन यहाँ पे 0 को शामिल करने से ही हमारा पूर्ण संख्या बन जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं, है ना। और इसीलिए इसको डिनोट करते हैं W से, कैपिटल W से हम इसको डिनोट करेंगे। किसको? पूर्ण संख्या को। पूर्ण संख्या को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ये हमारा है पूर्णांक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इंटीजर। इंटीजर में हमारा क्या होता है? जैसे आप जानते हैं कि ये हमारा नंबर लाइन होता है और ये हमारा ओरिजिन होता है, हम जिसको हम 0 कहते हैं ना, मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ से ये स्टार्ट होता है और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा +1 होता है, +2, +3, +4, +5 और +6 से जाते जाते नंबर लाइन, इसको हम कहते हैं संख्या रेखा कहते हैं। तो संख्या रेखा में आगे बढ़ेंगे, जितना दूर तक जाएंगे उतना ये बढ़ते बढ़ते चला जाएगा। लेकिन संख्या रेखा का जो ओरिजिन था, जहाँ से हमने चलना स्टार्ट किया था, उससे आगे बढ़े तो ये सारा कुछ हमारा प्लस में था, पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, है ना। लेकिन जहाँ से ओरिजिन है वहाँ से यदि हम पीछे चलें तो 1 कदम पीछे आना होगा, मतलब -1 किए। फिर यहाँ से क्या होगा? 1 कदम और आएंगे तो -2 हो जाएगा। फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा? ये माइनस में आएगा, मतलब नेगेटिव होगा। ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि मूल बिंदु जो है वहाँ से आगे बढ़ने या फिर दाहिने तरफ, देखिए दाहिने तरफ पॉजिटिव होगा और बाएं तरफ नेगेटिव होगा। और ये दोनों सभी को मिला करके जो संख्याएं बनती है उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। कोई हार्ड नहीं है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वैसी संख्या जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और उसमें 0 भी शामिल हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहेंगे। या फिर आप इसमें ये भी शामिल कर सकते हैं कि पूर्ण संख्या में यदि धनात्मक नहीं ऋणात्मक को शामिल कर दें। देखिए पूर्ण संख्या हमारा 0 से स्टार्ट होकर के था, है ना। देखिए पूर्ण संख्या में हमारा 0 से स्टार्ट होकर के था, तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन उसी में हम ऋणात्मक को जोड़ दें, इधर वाले नेगेटिव को जोड़ दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? टोटल हमारा पूर्णांक बन जाएगा, जिसको हम इंटीजर कहते हैं। तो इंटीजर में हमारा क्या हो जाएगा?
भी मतलब क्या है, ये हमारा नेगेटिव और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव को भी शामिल कर दिया जाए तो वो हमारा हो जाएगा पूर्णांक में। इसको हम डिनोट करते हैं आई से। आई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए -3 -2 -1 0, फिर यहाँ +1 +2, फिर क्या होगा +3 डॉट डॉट डॉट, और इधर भी डॉट 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 होगा, है ना। मतलब दोनों तरफ हम आगे बढ़ा सकते हैं और जीरो को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मतलब इंटीजर हो जाएगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि पूर्णांक संख्या दो तरीके के होते हैं। दो तरीके कौन से होंगे, इसको एक चीज़ और जान लें, इसको आई या फिर जेड दोनों से डिनोट करते हैं, है ना। पूर्णांक को आई से या फिर जेड से दोनों से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे जेड से जब डिनोट करते हैं, है ना, जेड से डिनोट करेंगे तो हमने बताया कि पूर्णांक दो तरीके के होते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। दो तरीके से पूर्णांक को हम डिफाइन किए। पहला हमारा धनात्मक, मतलब क्या है भैया कि ये हमारा जो ओरिजिन था उससे आगे बढ़ेंगे, मतलब धनात्मक मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। तो धनात्मक क्या है, ये तो ओरिजिन था, इससे आगे बढ़े मैंने 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, मतलब क्या है दाहिने तरफ पॉजिटिव साइड वाला लेंगे तो धनात्मक होगा। और ऋणात्मक की बात करें तो ऋणात्मक हमारा क्या हो जाएगा, -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, और इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा तो वो हमारा ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। इस तरह से ये चीज़ क्लियर हो जाता है कि धनात्मक और ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। इसको डिनोट करने के लिए यदि धनात्मक को हम लिखेंगे तो Z+ और ऋणात्मक को यदि हम लिखेंगे तो Z- लिखेंगे। प्लस से पता चल जाएगा कि सबका साइन क्या होगा, प्लस होगा, माइनस से पता चल जाएगा कि सबका साइन क्या होगा, माइनस, और ये हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होगा। जीरो को अब बात आती है भैया, यहाँ से तो हमने इधर को हम पॉजिटिव ले लिए, इधर को हम नेगेटिव ले लिए, लेकिन ये बेचारा जीरो छूट गया है। तो जीरो हमारा क्या होगा, ना ही धनात्मक होगा और ना ही ऋणात्मक होगा। ये क्या होगा, मूल बिंदु होगा, मूल बिंदु होगा। ये तो कहेगा भैया हम तो यहीं बैठेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहीं रह जाएगा। ये हमारा मूल बिंदु हो जाएगा, मूल बिंदु हो जाएगा, है ना, सेंटर पॉइंट हो जाएगा ये। तो ये हमारा कुछ करने वाला नहीं है, तो इसको हम ना ही धनात्मक में रखेंगे और ना ही ऋणात्मक में रखेंगे। देखिए यहाँ से एक चीज़ और क्लियर कर लेंगे कि ये हमारा ओरिजिन से थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, और ओरिजिन से थोड़ा सा भी पीछे जाएंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, और यहाँ से ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अगला हम देखेंगे कि भाज्य संख्या, जिसको हम डिविजिबल नंबर कहते हैं, और ये हमारा यौगिक संख्या उसी को कहा जाता है। भाज्य संख्या को ही यौगिक संख्या कहा जाता है। तो उसके भी बारे में हम देखेंगे कि आखिर यौगिक संख्याएं या फिर भाज्य संख्याएं क्या होती है। देखिए यहाँ से हम देखेंगे अब कि भाज्य संख्याएं, जिसको यौगिक संख्या भी कहा जाता है और डिविजिबल नंबर भी कहा जाता है। डिविजिबल नंबर क्या होगा, भाज्य संख्याएं क्या होगा, तो वैसी संख्याएं जिसके एक या एक से अधिक गुणनखंड हो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक संख्या कहेंगे या फिर भाज्य संख्या कहेंगे। एक या एक से अधिक गुणनखंड का कहने का अर्थ क्या है, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं 4। 4 क्या है, इसके गुणनखंड देखेंगे तो 4 को हम लिख सकते हैं 1 से भी ये भागा लग जाएगा, है ना, और ये 2 से भी भागा लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्या देखना है कि इसके गुणनखंड करने हैं हमको। तो गुणनखंड करेंगे तो देखिए 1 से अधिक गुणनखंड होगा, 1 से, 2 से, और फिर यहाँ से 4 से ये चलेगा ही। तो ये हमारा क्या हो गया, इससे भागा लग रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 4 हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, 4 हमारा भाज्य संख्या होगा। इसी तरह से देखेंगे और सारा 9 को देखेंगे तो ये क्या होगा, 1 से तो होगा ही, 3 से होगा, फिर 3 से होगा। देखिए 1 के अलावा और अनेक गुणनखंड इसके हैं ना, 1 से 3, फिर 3 से ये, तो हमारा क्या हो जाएगा 9। तो इस तरह से हम जो देखेंगे ये हमारा क्या हो गया, 9 हो गया। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। देखिए ये भागा लग रहा है ना, ये भागा लग रहा है, भागा किसी से लगेगा, ये 3 से लग रहा है भागा, ये 2 से भागा लग जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि वैसी संख्या जिसके एक या फिर स्वयं एक या फिर एक से अधिक, है ना, एक या एक से अधिक गुणनखंड है तो वो संख्याएं हमारा भाज्य संख्याएं होगी। तो 4, 9 यहाँ पे क्या होगा, 5 नहीं हो जाएगा, 6 होगा, 8 भी हो जाएगा, 9 भी होगा, और फिर 10 भी होगा,
12 भी होगा, 11 नहीं होगा इसमें, है ना। चलो भाज्य संख्या, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक या एक से अधिक संख्याओं के गुणनखंड, जिसका गुणनखंड एक या एक से अधिक संख्याएं हो तो उसे हम भाज्य संख्या मतलब डिविजिबल नंबर कहते हैं। दूसरा, इसी को यौगिक संख्या ही कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि यौगिक संख्या इसी को कहा जाता है। इसमें सम संख्या और विषम संख्या दोनों हो सकते हैं। देखिए यहाँ से क्लियर कर देते हैं कि ये जो भाज्य संख्या है ये सम भी हो सकते हैं, विषम भी हो सकते हैं। देखिए 4 है तो 4 हमारा सम संख्या है, 9 हमारा विषम संख्या है, तो ये हमारा क्या है कि ये सम और विषम दोनों आ सकता है भाज्य संख्या में। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जिसका एक या फिर स्वयं का गुणनखंड हो। मतलब क्या है, या तो एक का गुणनखंड होगा या फिर स्वयं होगा, स्वयं। जैसे देखें हम 3 को, तो 3 क्या होगा, 3 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 3, या तो ये 1 से होगा या फिर खुद से होगा। देखिए 3 था, 3 को हम 1 से कर सकते हैं या फिर 3 से कर सकते हैं। इसी तरह से 5 को देखते हैं, तो 5 हमारा क्या होगा 1 गुना 5। 5 को हम भागा किससे दे सकते हैं, या तो 1 से देंगे तभी लगेगा या फिर 5 से देंगे तभी लगेगा। 2 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। 3 से लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि वैसी संख्या जिसका गुणनखंड एक या फिर स्वयं वही संख्या हो उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं, या फिर इसी को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे इसका हम, तो ये 3 हो गया, 5 भी हो जाएगा और ये 7 भी होगा, 9 नहीं होगा। 9 क्यों नहीं होगा, 9 हमारा क्योंकि इसमें आ गया, भाज्य में आ गया। 9 को कट जाता है, 3 से भी कट जाते हैं ये, है ना, तो ये नहीं होगा। उसके बाद 11 होगा, 11 सिर्फ अपने से और 1 से ही कटता है ना। 13 भी आ जाएगा इसमें। 15 आएगा क्या, 15 नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये 15 कट रहा है 5 से भी और 3 से भी कट रहा है ना, तो ये हमारा नहीं आएगा। फिर 13 आएगा, फिर 17 आ जाएगा, 19 आएगा क्या, 19 आएगा, है ना। 21 नहीं आएंगे, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं रियल नंबर, है ना, परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। परिमेय संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं। तो वैसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जहाँ पे हम देखेंगे कि P और Q पूर्णांक होगा। पूर्णांक कहने का अर्थ सीधा सा आप समझ जाइए, पूर्णांक कहने का अर्थ हमने क्या बताया था, या ये नेगेटिव भी होगा और ये पॉजिटिव भी होगा। तो दोनों तरीके से होगा। तो P और Q क्या होगा, नेगेटिव में भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी संख्या को हम 0 से डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारा इन्फिनिटी हो जाता है। लेकिन 0 को किसी संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारा 0 होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है। और यहाँ पे हम परिमेय संख्या को देखें तो P/Q के रूप में जिसको हम लिख लेंगे वही हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय होगा। और यहाँ से P और Q पूर्णांक हो जाता है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है 0 के इक्वल नहीं होता है। तो इसको हम एग्जाम्पल इसका देखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4/3 कुछ भी ले लें, है ना, 5/6, 2/3 और फिर नेगेटिव में भी ले लें तो -4/8। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये सारा देखिए P/Q पे हैं और 4 और 3 दोनों क्या है, पूर्णांक है। यहाँ भी देखिए -4 और 8, -4 पूर्णांक में आएगा क्योंकि इसमें प्लस भी देखे थे और माइनस भी देखे थे इसमें, है ना। तो प्लस और माइनस दोनों आता है, तो ये हमारा परिमेय हो गया। अपरिमेय संख्या को हम कह सकते हैं सीधा सा कि जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसको इरेशनल नंबर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से अपरिमेय संख्या इसी का जस्ट अपोजिट, जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। जैसे √3, √5, है ना। पाई भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि पाई का वैल्यू जो होता है 3.14159 पॉइंट करके जाता है। तो ये हमारा क्या है, इन्फिनिटिव है ना, इन्फिनिटिव है। तो इसको हम बट्टा करके लिखेंगे तो नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय। लेकिन पाई का वैल्यू दिया हुआ 22/7 करके, तो ये हमारा परिमेय होगा।
ये हमारा परिमेय होगा। चलिए अगला हम बात करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को के दोनों को यदि हम संकलित कर दे तो वो हमारा वास्तविक संख्या कहलाता है। तो ये हमारा क्या होगा, दोनों के संकलन करने के बाद जो संख्या होगा वो हमारा रियल नंबर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला हम बात करेंगे दोस्तों कि चक्रीय संख्या क्या है। चक्रीय संख्या मतलब होता है साइक्लिक नंबर, चक्रीय जो घूम रहा है ना, साइक्लिक करेगा वही रिपीट होगा। जैसे 1 2 3 4 हम लिखें तो ये चारों में से यदि हम 2 3 1 4 भी लिखें तो क्या यही घूम रहा है ना। देखिए ये 2 3 यहाँ आ गया, ठीक है, और फिर 1 यहाँ चला गया और 4 यहीं है। तो इस तरह से क्या है, ये हमारा चक्रीय नंबर है ना, साइक्लिक नंबर। इसके रूल हम देख लेते हैं दोस्तों कि चक्रीय संख्या जो भी होगा साइक्लिक नंबर वो हमारा 14 28 57 है। देखिए 14 28 और 57 यही संख्या है, ये हमारा क्या है, साइक्लिक नंबर है। इसमें क्या है, जादू है। देखिए क्या जादू है, जादू के बारे में हम बात करें तो जादू देखिए इसमें क्या है, इसमें कोई भी संख्या n संख्या को, n कहने का अर्थ है कि ये हमारा 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। इस संख्या को किसी भी संख्या से गुना करने पर जो भी संख्या प्राप्त होगा वो इन्हीं 6 संख्याओं का ही रिपीटेशन होगा। इन्हीं 6 संख्या क्या होगा, चक्रीय होगा, घूमते रहेगा। कैसे वो हम देखते हैं। देखिए जैसे 14 28 57 है, इसको यदि हम 2 से गुना करते हैं तो देखिए 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 7 दूना 14, 5 दूना 10 और 1 11 हो जाएगा, 8 दूना 16, 1 17 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा। और यहाँ 4 दूना 8 और 1 क्या हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 1 क्या हो जाएगा, ये हमारा 9 हो जाएगा, है ना, 8 ही होगा ना, 4 दूना 8, ठीक है। और फिर 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या आंसर आ गया, 28 5 7 1 4। देखिए हम क्या बोले कि ये चक्रीय संख्याएं हैं, मतलब क्या है, ये 14 28 8 57 जो है ये हमारा चक्रीय है, मतलब यही वाला रिपीट होकर के आएगा। देखिए रिपीट नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, साइक्लिक होकर के, मतलब अपना स्थान को बदल करके आएगा। देखिए जैसे क्या है, 2 भी यहाँ है, यहाँ है, 8 भी है, 8 भी है, 5 भी है, 5 भी है, 7 है, 7, 1 4 है तो 1 4 है, मतलब वही संख्या आया, लेकिन क्या हुआ, ऑर्डर उसका गड़बड़ हो गया, है ना, ऑर्डर सीक्वेंस उसका गड़बड़ हो गया, लेकिन वही संख्या आया। तो इसी को हम क्या कहेंगे, चक्रीय संख्या कहेंगे। हम बोले इसको कि n संख्या किसी से भी गुना करके देख लो वही चीज़ आएगा। n संख्या से गुना करके देख लो, कोई भी संख्या से गुना करेंगे, ये इन्हीं सारे संख्याओं में से ही इधर उधर इसका सीक्वेंस हो सकता है, लेकिन वही चीज़ आएगा। ऐसा है तो एक और हम देख लेते हैं कि 14 28 57 है, इसको हम 5 से गुना करते हैं। तो 5 से गुना करना है तो कीजिए, देखिए वही चीज़ आएगा। कैसे आएगा, देखिए 7 5 35 आ गया, हासिल 3, 5 25 और 3 28, हासिल 2, 8 5 40 और 2 42, हासिल 4, 5 दूना 10 और 4 14, हासिल 1, 5 1 5 और 1 6, है ना। और ये यहाँ से हो गया 5 दूना 10 और ये 4, ठीक है, 5 चौक 20 और ये हमारा हो जाएगा कितना, 21, और यहाँ 5 एकम 5 हो जाएगा और 2 7 हो जाएगा। देखिए आ गया 71 42 85, है ना। देखिए 7 भी है, 1 भी है, 4 और 2 भी है और 8 और 5 भी है। तो यहाँ से क्या हो गया, ये यही चीज़ आएगा, लेकिन सीक्वेंस क्या हो गया, सीक्वेंस इसमें चेंज हो गया। तो आप कोई भी संख्या से गुणा करके देख सकते हैं। चक्रीय संख्या में 14 28 57 ऐसा संख्या है जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर यही संख्या सीक्वेंस चेंज हो करके आता है। तो इसका एक आप देखे होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे, इसके बाद हम देखते हैं कि ये हमारा पूर्णकालिक चक्रीय। पूर्णकालिक चक्रीय में क्या होगा कि ये हमारा, इसको कहते हैं परफेक्ट नंबर। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये कि 6 28 496 और 81 88, है ना, ये सारे क्या है, 6 28 496 और 41 81 28, है ना, 81 28 8128, ये हमारे क्या हैं, पूर्णकालिक चक्रीय हैं। कैसे हैं इसके बारे में भी हम आपको बताते हैं कि देखिए यहाँ से ये जो संख्या है, मतलब इसमें क्या होगा, वो संख्या जो संख्या के हम ले रहे हैं वो संख्या का गुणनखंड जो भी होगा और उसका योग। सबसे पहले समझ लेंगे कि जो हम संख्या ले रहे हैं 6 28 496 81 28, ये है ना, ये संख्या को, जिस संख्या को हम लेंगे उसका गुणनखंड हमको निकालना है। सबसे पहले हम गुणनखंड निकालेंगे तो 6 का गुणनखंड क्या होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा।
6 भी होता है, लेकिन क्या है उस संख्या के स्वयं को छोड़ करके। तो 6 यहाँ है ऑलरेडी, तो 6 भी गुणनखंड होगा, लेकिन इसको हम छोड़ देंगे। तो छोड़ दिए तो हमारा क्या हो गया, 1 से भी ये डिवाइड है, 2 से 6 डिवाइड है और 3 से 6 डिवाइड है। तो यहाँ से हम क्या बोलें कि जो संख्या को ले रहे हैं उस संख्या को छोड़ करके उसके सभी गुणनखंड को ले लेंगे। तो गुणनखंड यहाँ 6 का हो गया, 1, 2 और 3। अब इन सभी तीनों को हम जोड़ देंगे तो वो ये संख्या के बराबर हो जाएगा। देखिए तो जोड़ करके 3 और 2 5 और 1 6 हो गया। तो ये क्या है, इस संख्या के बराबर है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्णकालिक चक्रीय कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो यहाँ से 6 हो गया। दूसरा क्या है 28। तो 28 में भी होगा क्या, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए 28 का हम सबसे पहले क्या बोले, गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड क्या होगा, देखिए 1 तो होगा ही, ठीक है, 2 भी होगा, 3 नहीं होगा, 4 हो जाएगा, फिर क्या होगा 7 होगा, और फिर क्या होगा एक 14 होगा, 14 दूना 28, और एक 28 भी होगा, लेकिन वो संख्या स्वयं को नहीं लेना है ना। स्वयं को छोड़ करके जितने भी गुणनखंड हैं इन सभी को हम बोले जोड़ देना है। तो चलिए हम जोड़ देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 और 2 27 और 1 28 आ गया, 28 आ गया। तो देखिए इस संख्या के बराबर आ गया। तो यही हमारा क्या है, पूर्णकालिक चक्रीय है। पूर्णकालिक चक्रीय जिसको परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो ये चीज़ हमारा है। इसमें याद रखेंगे कि 6 28 496 और 8128 है, इन सभी चीज़ों को। अब हम चलते हैं मिश्रित संख्या के बारे में। तो दोस्तों मिश्रित संख्या को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं और इसको Z से सूचित करते हैं। तो Z बराबर A प्लस IB के फॉर्म में होता है। Z बराबर A प्लस IB के फॉर्म में होता है। तो इसको हम मिश्रित संख्या कहते हैं। मिश्रित मतलब होता है मिला हुआ संख्या, है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे योगात्मक तत्समक, जिसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है A प्लस 0 बराबर A। यहाँ पे क्या है, ये एक पूर्णांक है, A प्लस 0 बराबर A। यहाँ ये जो है ये पूर्णांक है। पूर्णांक में हम बताए थे कि 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लेंगे और इसमें ऋणात्मक भी लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ से हम क्या लेते हैं, जैसे A के जगह पर हम 1 रख देते हैं, प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ भी ये है तो यहाँ 1। तो देखिए 1 प्लस 0 कितना हो गया, 1 बराबर 1। इसका मतलब क्या है, ये सही हो रहा है ना। 1 बराबर 1 आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं, सीधा सा हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या में 0 जोड़ने के बाद वही संख्या आ जाता है। जैसे हम 1 लाख में 0 जोड़ेंगे तो 1 लाख ही होगा, ठीक है। 10 में हम 0 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, 100 में 0 को जोड़ेंगे तो 100 होगा। और इस तरह से किसी भी संख्या में यदि हम 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या हमको प्राप्त होता है। इसी को हम कहते हैं योगात्मक तत्समक। अब दूसरा हम देखते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम, इसको कहते हैं एडिटिव इन्वर्स। और एडिटिव इन्वर्स में हमारा क्या हो जाएगा, चलिए हम यहाँ से बात कर लेते हैं एडिटिव इन्वर्स के बारे में, जिसका स्ट्रक्चर होता है A प्लस माइनस A। इन्वर्स कहने का अर्थ क्या है, उसका उल्टा। तो यहाँ देखिए A प्लस में था तो इसको माइनस में ले लेंगे। और जब कोई संख्या को A को उसके नकारात्मक मतलब क्या होता है, ऋण आयन संख्या से हम जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो यही इसका स्ट्रक्चर है कि A प्लस माइनस A इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, कोई भी संख्या ले लें, ये हमारा पूर्णांक है तो यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे हम इसका इन्वर्स लेंगे तो -2 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 0। अब यहाँ से देखते हैं कि 2 और ये हमारा प्लस गुना माइनस क्या होता है, आपको एक स्ट्रक्चर याद होगा कि प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या होगा माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या होगा माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होता है। ये 4 चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है, ब्रैकेट मतलब गुना है, और माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होगा माइनस में होगा। तो यहाँ देखिए माइनस आ गया, ये 2 है तो 2 ही होगा, बराबर 0। इधर देखिए 2 में 2 गए तो हमारे 0 बच गए और इधर भी 0। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया 0 बराबर 0। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि कोई भी संख्या को उसके ऋण आयन से गुना करने के बाद वही संख्या में घटा देने के बाद क्या हमारा आएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमने क्या देखा, इसका था योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं इसको। फिर नेक्स्ट देखेंगे गुणात्मक तत्समक। गुणात्मक तत्समक जिसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होगा हमारा A इंटू 1, कोई भी संख्या को
कोई भी संख्या को 1 से गुना करने के बाद वही संख्या प्राप्त होता है। सीधा सा ये समझेंगे कि कोई भी संख्या है उसको यदि हम 1 से गुना करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है जिसको हम गुना किए थे। क्या किए थे, देखिए जैसे हम लेते हैं 111 और इसको हम 1 से गुना करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, वही 111 हो जाएगा हमारा। इसका मतलब है क्या कि कोई भी संख्या को 1 से गुना करने के बाद नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वही संख्या हमारा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ से बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। और इसमें हम क्या देखेंगे कि कोई भी संख्या है और उसी संख्या को पलट करके हम गुना कर दें, इन्वर्स करके गुना कर दें, तो ये हमारा क्या होता है, 1 के बराबर हो जाता है। जैसे a × 1/a = 1। यहाँ पे a को हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे रख रहे हैं 4 और फिर इसको हम इन्वर्स करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करेंगे तो यहाँ से देखिए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 है तो देखिए 4 से ये 4 कट गए तो यहाँ बचा 1 बराबर 1। तो देखिए ये 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं। हाँ, इसका मतलब क्या है कि कोई भी संख्या को यदि उसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करके हम गुना करते हैं तो वो 1 के बराबर होता है। और इस तरह से हमने यहाँ पे सारा कुछ देख लिया। अब यहाँ से हम देखते हैं कुछ स्पेशल फैक्ट जो इससे पूछा जाता है एग्जाम में घुमा फिरा करके और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के टाइप से पूछा जाता है। तो चलिए उसके बारे में हम स्पेशल रूल के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब कभी परिमेय संख्या और परिमेय संख्या को जोड़ा जाता है, मतलब दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है। हम क्या बोलें कि दो परिमेय संख्याओं को यदि जोड़ेंगे तो वो परिमेय संख्या होता है, और दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुना करेंगे तो वो हमेशा परिमेय संख्या ही होता है। आप चाहें तो कॉपी पर लिख सकते हैं कि दो परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या ही होगा, दो परिमेय संख्याओं का गुणन मतलब गुना परिमेय संख्या ही होगा, और दूसरा दो अपरिमेय संख्याओं का गुणन मतलब दोनों अपरिमेय संख्या को यदि हम गुना करेंगे तो वो हमारा अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है। और दो अपरिमेय संख्याओं का योग अपरिमेय भी हो सकता है, परिमेय भी हो सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या आएगा, है ना। पी से हम डिनोट कर रहे हैं, वैसे परिमेय संख्या को रेशनल नंबर कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम पी लिख रहे हैं। पी प्लस पी मतलब परिमेय प्लस परिमेय बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या ही आएगा। परिमेय गुना परिमेय बराबर क्या होगा, परिमेय संख्या ही आएगा। तो ये दो रूल हो गया हमारा परिमेय के लिए, ठीक है। अब अपरिमेय के लिए यदि हम देख लें तो यहाँ से यदि हम देखेंगे कि दो अपरिमेय संख्या का योग अपरिमेय प्लस अपरिमेय कर दिए तो ये अपरिमेय भी हो सकता है या फिर परिमेय भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। दूसरा देखेंगे कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुना यदि हम कर दें तो ये हमारा क्या होगा, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय भी आ सकता है और फिर परिमेय भी आ सकता है। तो ये हो गया हमारा अपरिमेय के लिए रूल। यहाँ से तो हमने बात कर लिया परिमेय और अपरिमेय दोनों को स्पेशल, लेकिन यदि कहीं पे ऐसा हो कि परिमेय और अपरिमेय दोनों आ जाए, मतलब क्या, परिमेय प्लस अपरिमेय मतलब एक संख्या परिमेय संख्या हो और दूसरा अपरिमेय संख्या हो और इसको यदि जोड़ना हो तो ये हमारा हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। और दूसरा देखेंगे कि यदि हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणन हो मतलब गुना करना हो तो ये हमारा हमेशा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो यहाँ से सम स्पेशल रूल पे हम देख लिए 6 रूल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ये चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि प्राकृत संख्या जो होता है नेचुरल नंबर, ये हमारा 1 से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। क्यों कि देखिए प्राकृत संख्या हमारा 1 2 3 4 5 था, 1 से स्टार्ट हुआ था, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हुआ और सारा कुछ है। तो देखिए ये चीज़ यहाँ पे समा गया ना, ये चीज़ सब आ गया। इसका मतलब क्या है कि प्राकृत संख्या हमारा पूर्ण संख्या हो सकता है। और हम देखेंगे कि सभी सम संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, तो हो सकता है। देखिए इसमें भी 2 4 6 है तो इसमें 2 4 6 आएगा ही, है ना। तो मतलब सम संख्या भी पूर्ण संख्या हो सकती है। विषम संख्या होगा क्या, तो विषम संख्या भी
पूर्ण संख्या हो सकता है। 1 3 5 7, देखिए 1 3 5 7 है ना सारा कुछ, तो ये भी हमारा विषम संख्या भी पूर्ण संख्या हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि पूर्णांक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या होगा क्या, तो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से ही प्लस की तरफ का होता है, लेकिन पूर्णांक में 0 से माइनस को भी रखते हैं और 0 से प्लस को भी रखते हैं, तो मतलब माइनस और प्लस आ जाएगा तो पूर्णांक संख्या हो जाता है। तो पूर्ण संख्या पूर्णांक नहीं हो सकता है, लेकिन कुछ पूर्णांक पूर्ण संख्या हो सकता है। कुछ मतलब देखिए 0 से यदि पॉजिटिव वाला हम देखेंगे तो ये पूर्ण संख्या हो सकता है, तो कुछ पूर्णांक संख्याएं पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे हम बात कर लेंगे भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या ये भी पूर्ण संख्या हो सकता है। भाज्य संख्या भी पूर्ण संख्या हो सकता है और अभाज्य संख्या भी पूर्ण संख्या हो सकता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी संख्याएं आ गया, 0 से लेकर के जितना भी आगे बढ़ें, चाहे वो सम हो या फिर विषम हो या भाज्य हो या अभाज्य हो, जिसको हम रूढ़ या यौगिक कहते हैं, ये सारे संख्याएं पूर्ण संख्या में आता है, तो इसको हम पूर्ण संख्या कह सकते हैं। लेकिन इसका यदि अपोजिट बोले कि सभी पूर्ण संख्या भाज्य संख्या होती है, तो सभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 4 6 8 9 ही है, 4 6 8 9 ही है जो सब भाज्य संख्या है, तो सभी नहीं हो रहा है। यहाँ इसी तरह पूछ सकता है कि सभी अभाज्य संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 3 5 7 ही है और इसमें सारा कुछ आ जाता है, तो नहीं होगा। सिर्फ 2 3 5 7 ही होगा, सभी नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ से हमने सारा कुछ संख्या पद्धति का देख लिया, नंबर सिस्टम का सब कुछ देख लिया। इसमें से कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो छूट रहा है। यहाँ से आपको क्वेश्चन घुमा करके भी दे सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्या ये पूर्णांक संख्या होगा, तो सभी प्राकृतिक पूर्णांक हो सकता है ना, सभी प्राकृतिक पूर्णांक हो सकता है, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव को भी शामिल किया गया है। तो इस तरह से घुमा करके कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इसको एक बार क्लियर कर लें, तो इसके बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम संख्या ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये हमारा संख्या ग्राफ है और संख्या ग्राफ को हम कैसे निरूपित करते हैं, तो देखिए संख्या ग्राफ को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला वास्तविक संख्या और दूसरा काल्पनिक संख्या में, जिसमें वास्तविक संख्या को हम रियल नंबर कहते हैं और वहीं काल्पनिक संख्या को हम i से डिनोट करते हैं, और ये हमारा √-1 और √-2 इस तरह का होता है। ये संख्या जो भी होगा वो काल्पनिक संख्या होगा। अब यहाँ से बात करते हैं दोस्तों कि वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, जैसे √2 -√3 इत्यादि। अब यहाँ से हम बात करते हैं, अपरिमेय संख्या यही समाप्त हो जाता है, लेकिन परिमेय संख्या को हम पुनः 2 भागों में बांटते हैं, और ये हमारा है पूर्णांक संख्या जिसको i या फिर z से डिनोट करते हैं, इंटीजर कहते हैं, और दूसरा भिन्न संख्या। भिन्न संख्या क्या होता है? जिसको हम बट्टा में लिख सकते हैं, अंश बटा हर। ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। तो ये हमारा जो भी होगा वो भिन्न संख्या कहलाएगा। और यहाँ से हमने पूर्णांक को देख लिया था। पूर्णांक में क्या होता है कि सारे चीज़ आएगा इसमें, 0 माइनस को भी शामिल करते हैं और फिर प्लस को भी शामिल करते हैं, वो हमारा कहाँ चला जाएगा? पूर्णांक में चला जाएगा। अब हम पूर्णांक संख्या को पुनः 3 भागों में बांटेंगे। पहला होगा पूर्णांक संख्या 3 भागों में बांटते हैं। पहला धनात्मक पूर्णांक, दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक और फिर जीरो क्या होता है? अलग होता है। धनात्मक में हम प्लस वाले को रखेंगे, +1 +2 +3, और यहाँ पे ऋणात्मक वाले में -1 -2 -3 इत्यादि को रखेंगे। धनात्मक पूर्णांक को z+ से डिनोट करते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक को z- से डिनोट करते हैं, और जीरो हमारा क्या है? अलग है। और यहाँ से हम बात कर लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक में 0 को जब शामिल कर देते हैं तो ये संख्याएं हमारी पूर्ण संख्या बन जाता है। ये हमने पहले भी बताया था। और धनात्मक और शून्य दोनों को मिला देने के बाद पूर्ण संख्या, जिसको हम कहते हैं होल नंबर कहते हैं, ये हमारा शामिल हो जाता है। और पूर्ण संख्या हमेशा 0 से शुरू होता है, 0 भी इसमें शामिल होता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं अब धनात्मक
धनात्मक पूर्णांक जो होता है उसी को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। धनात्मक में क्या हुआ था +1 से, और प्राकृत संख्या क्या होता है गिनती की संख्या 1 2 3 4, तो ये हमारा क्या होता है प्लस में भी होता है, n तक जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक काउंट करेंगे, ये हमारा प्राकृत संख्या ही कहलाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि सभी धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राकृत संख्या को पुनः 4 भागों में बांटा गया है, और ये हमारा प्राकृत संख्या में कुछ प्राकृतिक संख्या अभाज्य संख्या होगा जिसको रूढ़ भी कहा जाता है ना, रूढ़ भी कहा जाता है, और कुछ प्राकृत संख्या भाज्य होगा जिसको यौगिक भी कहते हैं, और कुछ प्राकृत संख्या सम संख्या भी होगा, है ना, 2 4 6 8 जैसे है, और कुछ प्राकृत संख्या को ही विषम संख्या में रखा जाएगा, विषम संख्या होगा। तो ये हम देखें यहाँ से प्राकृत संख्या को 4 भागों में बांटा गया, अभाज्य जिसको रूढ़ भी कहते हैं, भाज्य जिसको यौगिक भी कहते हैं, और सम संख्या और फिर विषम संख्या। यहाँ से कोई यदि क्वेश्चन पूछ दे कि क्या सभी सम संख्या प्राकृत संख्या होगा तो सही होगा, है ना, होगा, और सभी विषम संख्या प्राकृत संख्या होगा तो होगा, सभी भाज्य संख्या प्राकृत संख्या होगा तो होगा। क्यों? क्योंकि इसी से आया है। लेकिन यहाँ पे इस तरह उल्टा पूछ दे कि सभी प्राकृत संख्या भाज्य संख्या है तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या 2 ये 4 6 8 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1 भी है 2 भी है जो भाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ से रिलेशन ये नीचे वाला का बन सकता है, लेकिन नीचे वाला का रिलेशन ऊपर से नहीं बन पाता है ना। जैसे बोल दे सभी सम संख्या प्राकृत संख्या होगा तो कदापि नहीं होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया यहाँ पे। और एक चीज़ और देख लेंगे कि वास्तविक संख्या और फिर काल्पनिक संख्या को मिला करके ये हमारा मिश्रित संख्या बनता है, जिसको z बराबर a प्लस IB के फॉर्म में लिखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। एक चीज़ और हम आपको बता दें, स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान, जिसको कहते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो यहाँ से देखिए प्लेस वैल्यू, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं 4682 है ना, 4682, इसमें पूछेगा कि 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो स्थानीय मान में हम क्या लिखते हैं कि इसका स्थान कहाँ पे है, कुर्सी कहाँ पे है, इसका हम सबसे पहले देखेंगे ये बैठा कहाँ पे है। देखिए इसको हम इकाई कहते हैं, इसको दहाई कहते हैं, इसका सैकड़ा कहते हैं। तो सैकड़ा के स्थान पर बैठा हुआ है, तो जो भी संख्या है उसको लिख लेना है। 6 के बारे में पूछ रहा है तो 6 को लिख देंगे, और सैकड़ा के स्थान पर है ना, कुर्सी इसका कहाँ लगा हुआ है, इकाई पर है क्या नहीं, दहाई पर है क्या नहीं, सैकड़ा पर है। तो सैकड़ा से मतलब 100 से इसको गुना कर देना है, मतलब क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो इसका स्थानीय मान हमारा कितना हो गया 600 है। यहाँ से सीधा सा एक चीज़ और लिख सकते हैं कि देखिए 6 यहाँ पे है ना, 6 ऐसे लिख देंगे। 6 का पूछ रहा है तो यहाँ 4 का पूछता तो अलग होता, 6 का पूछ रहा है 6 लिख देंगे। अब देखेंगे 6 के बाद कितने आदमी बैठा हुआ है, तो देखिए 8, 1 है और 2 है, तो 2 सीट पर बैठा हुआ है तो 2 जीरो डाल देंगे, तो क्या हो गया 6 का स्थानीय मान 600 हो गया। यहीं पे दोस्तों यदि 4 का स्थानीय मान पूछता तो सीधा सा हम 4 लिख देते, और इसके बाद कितने संख्या है इसको हम गिन लेते हैं। देखिए 1 2 3 है तो 3 जीरो यहाँ पे हम डाल देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्थानीय मान बन जाएगा। अब यहीं पे हम बात करते हैं जातीय मान का। तो जातीय मान जैसे हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं 9 3 4 2 5 है ना, मतलब क्या 93,425 है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 का यदि हमको जातीय मान पूछ दे, 3 का जातीय मान, तो जातीय मान क्या होता है, इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू। तो 3 का जातीय मान जिसका पूछ देगा तो वही चीज़ हो जाएगा। 3 भले कहीं भी रहे लेकिन हमको कोई मतलब नहीं है, 3 का पूछा है तो 3 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे यदि 9 का पूछ देता तो जातीय मान क्या हो जाएगा 9, मतलब कौन सा जात, 9 का जात पूछ रहा है तो 9 ही होगा, है ना। इस तरह से क्या हो गया, ये स्थानीय मान और जातीय मान को भी हमने बहुत ही आसानी से देख लिया। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। आपके लिए ये सारा कुछ हमने कलेक्ट करके एक साथ रखा था, और यहाँ से आपको सारा कुछ पसंद आया होगा, हमको उम्मीद है। और यदि आपको यहाँ से कुछ थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल ज्ञान बाजार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको ज्ञान बाजार चैनल से बहुत कुछ प्रॉफिट मिलने वाला है, बहुत क्लासेस आपको अवेलेबल कराया जाएगा यहाँ से। तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपको सारा कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो इसी के साथ आज लेते हैं विदा, और मिलते हैं नए जोश और नए एनर्जी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।